आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। अंततः राम मंदिर बनने के मार्ग प्रशस्त होते दिख रहे हैं। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया जाएगा। राम मंदिर पर समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की विशेष रिपोर्ट देखिए। जानकारों का कहना है कि राम मंदिर 150 फीट चौड़ा, 270 फीट लंबा होगा। गुंबद 270 फीट ऊंचा होगा। इसमें सिंह द्वार, कोली, गर्भगृह के प्रवेश द्वार होंगे। भरतपुर से लाए गए पत्थर का होगा इस्तेमाल। संगमरमर भी लगेगा। मंदिर का मॉडल 2 मंजिला है। नीचे मंदिर और ऊपर राम दरबार होगा। मंदिर में 221 स्तंभ होंगे। हर देवी देवताओं की आकृतियां होंगी। मंदिर में संतों के निवास, शोध केंद्र, कर्मचारी आवास और भोजनालय होंगे। जानकार सूत्रों के मुताबिक राम मंदिर 2 मंजिला होगा, 128 फीट ऊंचा, 268 फीट लंबा, 140 फीट चौड़ा होगा। मंदिर में कहीं भी लोहे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। हर मंजिल पर 106 खंबे होंगे। मंदिर में सिंह द्वार, नृत्य मंडप, रंग मंडप, पूजा कक्ष और गर्भगृह 5 प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे। रामलला की मूर्ति नीचे विराजमान होगी। मंदिर निर्माण के लिए 1.75 लाख घन फुट पत्थर लगेगा। राम मंदिर के अंदर एक टाइम कैप्सूल डाले जाने की बात भी प्रकाश में आ रही है। आइए हम आपको बताते हैं कि टाइम कैप्सूल आखिर क्या है। इस कैप्सूल या कालपात्र एक ऐसी डिवाइस होती है जिसकी मदद से वर्तमान दुनिया से जुड़ी जानकारियों को भविष्य या दूसरी दुनिया में भेजा जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई साल 2020 के दौर से जुड़ी जानकारियों को साल 3020 में लोगों तक पहुंचाना चाहता है तो वो ऐसी डिवाइस का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसा करने के लिए सबसे पहले वर्तमान दुनिया से जुड़ी जानकारी को किसी ऐसे स्वरूप में संग्रहित करना होगा जो 1000 सालों के बाद भी सुरक्षित रहे। इसके बाद उसे किसी ऐसी खास जगह दबाना होगा जहां साल 3020 के दौर में लोग खुदाई करें और उन्हें खुदाई के दौरान टाइम कैप्सूल मिल सके, और इसके बाद वे उस टाइम कैप्सूल को देखकर या पढ़कर समझ सके कि साल 2020 के दौर की दुनिया कैसी थी, लोग किस तरह रहा करते थे, किस तरह की तकनीकों का इस्तेमाल किया करते थे, आदि आदि। टाइम कैप्सूल के रूप, आकार, प्रकार को लेकर कोई स्पष्ट नियम नहीं है। ये बेलनाकार, चौकोर, आयताकार या किसी अन्य रूप में हो सकते हैं। शर्त बस ये है कि टाइम कैप्सूल या कालपात्र अपना उद्देश्य पूरा करे और जानकारी को खास समय तक सुरक्षित रख सके। पुरातत्वविदों के अनुसार पुरातत्व विज्ञान में टाइम कैप्सूल की कोई महत्ता नहीं है। वे कहते हैं टाइम कैप्सूल कैसा होगा ये सिर्फ उस व्यक्ति या संस्था पर निर्भर करता है जो उसे डिजाइन कर रही है। आकार आदि की बात की जाए तो बेलनाकार या गोलाकार वस्तु जमीन के अंदर दबाव झेलने में ज्यादा सक्षम होती है, लेकिन अब तक भारत में ऐसा कोई टाइम कैप्सूल नहीं मिला है। इससे पहले बस एक बार पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लाल किले के अंदर टाइम कैप्सूल डलवाया था। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में रोजाना प्रसारित हो रहे हैं। इसके अलावा मौसम का पूर्वानुमान भी देखना ना भूलिए। भारत में टाइम कैप्सूल का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है। आजादी के 25 साल बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक राष्ट्र के रूप में 25 वर्षों की उपलब्धियों और संघर्षों को बयां करने के लिए लाल किले में एक टाइम कैप्सूल डलवाया था। इंदिरा गांधी ने ये कदम उस दौर में उठाया था जब वे अपने राजनीतिक सफर के शीर्ष पर थीं। देश में आपातकाल चल रहा था और उन्होंने टाइम कैप्सूल लाल किले में डलवा दिया, लेकिन इस टाइम कैप्सूल में दर्ज की गई जानकारियां जल्द ही विवाद का विषय बन गईं। इसके बाद सत्ता में आई मोरारजी देसाई सरकार ने इस टाइम कैप्सूल को खुदवाकर बाहर निकलवा लिया, लेकिन इस टाइम कैप्सूल में क्या था, इस बारे में आज तक विवाद बना हुआ है। इसके बाद पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने साल 2010 की 6 मार्च को IIT कानपुर में एक टाइम कैप्सूल को जमीन में डाला था। इस टाइम कैप्सूल में कानपुर IIT का मैप, इंस्टीट्यूट की सील, सिल्वर जुबली और गोल्डन जुबली लोगो आदि शामिल था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए
महात्मा मंदिर में टाइम कैप्सूल डाला था। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को जमीन से 2000 फीट नीचे ये टाइम कैप्सूल डलवाते हैं तो वे ऐसा करने वाले दूसरे प्रधानमंत्री होंगे। इधर अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। 5 अगस्त को मंदिर के भूमि पूजन से पहले अयोध्या में तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इन सब में सबसे प्रमुख भूमिका राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के उन सदस्यों की है जो कि ट्रस्ट के गठन के समय से ही मंदिर निर्माण की हर योजना को पूर्ण करने में जुटे हैं। उन 10 सारथियों की कहानी जिन पर होगी राम मंदिर निर्माण का काम पूरा कराने की जिम्मेदारी अयोध्या के राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में कुल 15 सदस्यों को शामिल किया गया है। इसमें संतों, धर्म गुरुओं, नौकरशाहों और विधि के क्षेत्र के लोगों को शामिल किया गया है। इन सभी लोगों पर राम मंदिर के निर्माण के काम को पूरा कराने की जिम्मेदारी है। सबसे पहले बात की जाए महंत नृत्य गोपाल दास की, तो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास को बनाया गया है। अयोध्या आंदोलन में लंबे समय तक सक्रिय भूमिका निभाने वाले महंत नृत्य गोपाल दास पीएम मोदी के करीबियों में से एक हैं। बता दें, नृत्य गोपाल दास बाबरी विध्वंस के आरोपी हैं और लखनऊ के सीबीआई कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। इसके बाद नंबर आता है चंपत राय का। विश्व हिंदू परिषद से जुड़े चंपत राय को राम मंदिर ट्रस्ट का महासचिव बनाया गया है। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय लंबे वक्त तक आंदोलन से जुड़े। राय के खिलाफ भी लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में एक मामला लंबित है। नृपेंद्र मिश्र के बारे में अब आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव रहे वरिष्ठ आईएएस मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष रूप में ट्रस्ट में शामिल हैं। पीएम मोदी के सबसे करीबी अफसर नृपेंद्र मिश्र ने पीएमओ की नौकरी के बाद ट्रस्ट का है। नृपेंद्र मिश्र कई वरिष्ठ पदों पर रहे हैं और वह पूर्व में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई करने के बाद प्रशासनिक सेवाओं में शामिल हुए थे। के पराशरण भी इस पूरे मामले में एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस में हिंदुओं की पैरवी करने वाले वरिष्ठ वकील के पराशरण भी ट्रस्ट के सदस्य हैं। उन्हें पूर्व में पद्म पुरस्कारों से किया जा चुका है। पराशरण भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल भी रह चुके हैं। बात की जाए विप्लेंद्र मोहन प्रताप मिश्र की, तो अयोध्या राज परिवार के विप्लेंद्र मोहन प्रताप मिश्र राम मंदिर ट्रस्ट में सदस्य के रूप में शामिल हैं। विमलेंद्र मोहन प्रताप सिंह आज भी लोगों के बीच राजा कहे जाते हैं और वह अयोध्या रामायण मेला संरक्षक समिति के सदस्य भी हैं। विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र 2009 में फैजाबाद संसदीय सीट से चुनाव भी लड़ चुके हैं। उधर पेशे से होम्योपैथी के डॉक्टर अनिल कुमार मिश्र फैजाबाद की लक्ष्मणपुरी कॉलोनी में रहते हैं। अंबेडकर नगर जिले के फहतीपुर के पितौना गांव के मूल निवासी अनिल कुमार मिश्र राम मंदिर आंदोलन के दौरान विनय कटियार के साथ जुड़े थे। बाद में वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़े। इस समय वह आरएसएस के अवध प्रांत के प्रांत कार्यवाह हैं। वह उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड के रजिस्ट्रार पद पर भी कार्यरत हैं। राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद में पक्षकार रहे निर्मोही अखाड़ा की अयोध्या बैठक के चीफ महंत दिनेंद्र दास को भी ट्रस्ट में जगह मिली है। दिनेंद्र दास अयोध्या के निर्मोही अखाड़ा के महंत हैं। अयोध्या जिले के माया बाजार के पास मठिया सरैया गांव के मूल निवासी हैं। 10 साल की उम्र में ही इनको मठिया के आश्रम का महंत बना दिया गया था। उसी के बाद यह साधु परंपरा भी शामिल हो गए। बीए की पढ़ाई करने के लिए अयोध्या में रहने लगे तो निर्मोही अखाड़ा से जुड़ गए। 1992 में निर्मोही अखाड़ा के नागा बने। उसके बाद 1993 में पंच और उप सरपंच बना दिए गए। 2017 में यहाँ के सरपंच महंत भास्कर दास ने उन्हें पावर ऑफ अटर्नी दे दी। महंत भास्कर दास के निधन के बाद 2017 में पंचों ने उन्हें निर्मोही अखाड़ा का महंत बना दिया। तब से वह यहाँ के महंत बने हुए हैं। राम मंदिर ट्रस्ट में एक दलित सदस्य के रूप में कामेश्वर चौपाल को भी जगह मिली है। 1989 के राम मंदिर आंदोलन के समय हुए शिलान्यास में कामेश्वर ने ही राम मंदिर की पहली ईंट रखी थी। 1991 में वह रामविलास पासवान के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुके हैं।
आरएसएस ने उन्हें पहले कार सेवक का भी दर्जा दिया है। योगी आदित्यनाथ सरकार के सबसे पावरफुल आईएएस अफसर कहे जाने वाले अवनीश अवस्थी को भी ट्रस्ट में शामिल किया गया है। अवनीश योगी सरकार में अपर मुख्य सचिव और गृह सचिव के रूप में कामकाज संभाल रहे हैं। मूल रूप से कानपुर के रहने वाले अवनीश की पत्नी मालिनी अवस्थी भी एक प्रसिद्ध लोक गायिका हैं। अवनीश पूर्व में अयोध्या जिले के जिलाधिकारी भी रहे हैं। अयोध्या के वर्तमान जिलाधिकारी अनुज कुमार झा भी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य हैं। ट्रस्ट के नियमों के अनुसार अयोध्या का कलेक्टर इसका पदेन सदस्य होता है और इसी अधिकार से अनुज भी इसमें शामिल हैं। मिथिला की धरती से ताल्लुक रखने वाले अनुज कुमार झा का मूल निवास बिहार में है। आज हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की चैनल को आप सब्सक्राइब कैसे करेंगे। सबसे पहले आप अपने मोबाइल पर ब्राउज़र को खोलिए या तो यूट्यूब को खोलिए। यूट्यूब आपके पास होगा। यूट्यूब पे आप उसके बाद सर्च बटन दबाइए। सर्च में आप लिखिए LIMTYKHARE। इस तरह आप ये स्पेलिंग लिखिए। इसके बाद ये खुला दिखेगा आपको। ये देखिए आप, ये आपको खुला दिख रहा है। इसमें आप देखिए लाल रंग से सब्सक्राइब आपको जो दिख रहा है सामने दिख रहा है, इसको आप दबाएंगे। जैसे ही आप दबाते हैं उसके बाद इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाद इसके दाएं कोने की तरफ जाइए। दाएं कोने में आप देखिए पर्सनलाइज, नन और ऑल आपको दिख रहा है। आप ऑल को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ऑल बटन दबाते हैं आपका काम हो जाएगा। इसके बाद आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर जितने भी वीडियोस डलेंगे वे तुरंत ही आपको मिल जाएंगे। इस तरह से आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट जो है समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का चैनल, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और आपको एक के बाद एक जितने भी वीडियोस अपलोड होंगे सारे के सारे वीडियोस आपको मिलना चालू हो जाएंगे। इस तरह से आप ज़रूरी जानकारियाँ, ज़रूरी खबरों, ज़रूरी अन्य चीज़ों से वंचित नहीं रह पाएंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करें और पल पल की जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहेंगी। इस तरह आप कर सकते हैं इसे सब्सक्राइब। नमस्कार।